हेलो एवरीवन। कुछ दिन पहले किसी काम के सिलसिले में मेरा हिमाचल के एक रिमोट हिस्से में जाना हुआ। एप्पल सीजन उस समय पीक पर था। मैंने जो होम स्टे लिया उसकी एक तरफ वैली थी और बाकी 3 साइड एप्पल ऑर्चर्ड्स थे, होम स्टे वालों के और वहाँ के बाकी लोगों के। पीक ऑफ एप्पल सीजन में पेड़ों से लटकते फुल ग्रोन लाल लाल और गोल्डन एप्पल्स को देखकर ऐसा लगा जैसे मैं किसी बागे फिरदौस में पहुंच गया था। बागे फिरदौस यानी स्वर्ग का बाग। चारों ओर ऊंचे पहाड़, जिनमें से कुछ की चोटियों पर तो अभी भी पिछले सीजन की बर्फ बाकी थी। शांत वातावरण, किसी प्रकार का कोई शोर नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, आसपास कोई बड़ा बाजार नहीं, बस चंद दुकानें, इक्का दुक्का लोकल ग्राहक, टोटल शांति। जिस शाम मैं वहां पहुंचा उसके अगले दिन सुबह बिना अलार्म के नींद खुली अपने आप। आई वोक अप टोटली रिलैक्स्ड। मैं फ्रेश अप हुआ, रूम में रखी इलेक्ट्रिक केटल पर चाय बनाई, एक घूंट भरा और चाय का प्याला पकड़कर लकड़ी के उस होम स्टे की बालकोनी में आ गया। मेरा रूम सेकंड फ्लोर पर था और इस वजह से मेरे चलने से, कदमों से, कमरे और बालकोनी के लकड़ी के फर्श से जो टिपिकल आवाज आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे उस आवाज से रूह की फिजियोथेरेपी हो रही हो। वो होमस्टे उस गांव के लगभग बीचों बीच एक बड़ा और पुराना घर था जो शायद रिसेंटली ही रेनोवेट हुआ था। मैंने उस लंबे कॉरिडोर में इधर से उधर चाय एंजॉय करते करते चहलकदमी की और फिर वहां एक तरफ पड़ी 2 इजी चेयर्स में से एक पर बैठ गया और चुपचाप पास से दूर तक उस पैराडाइज को आंखों में भरने लगा। हर तरफ ऑर्चर्ड्स ही ऑर्चर्ड्स थे, मोस्टली सेब के, बीच बीच में आड़ू, नाशपाती और बादाम के भी पेड़ थे। कई जगह सब्जियां लगी हुई थी। खेतों के बीचों बीच छोटे बड़े हिमाचली शैली के बने बहुत सुंदर घर थे। ऐसा लगा जैसे वैसी सवेर मैंने पहली बार देखी थी। एटलीस्ट दैट मॉर्निंग फीलिंग हैड हैपेंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मैं करीब आधा पौना घंटा वहां अकेला बैठा रहा, चारों ओर देखते। मेरा एकांत तब टूटा जब उस होमस्टे के मालिक सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए और हाथ मिलाकर मुस्कुराते हुए सामने कुर्सी पर बैठ गए। मैंने जब उन्हें बताया कि हाउ मेस्मराइज्ड आई वाज टू सी द व्यूज इन फ्रंट ऑफ मी, तो वो कुछ नहीं बोले और उसी मुस्कुराहट से चारों ओर देखने लगे जहां जहां मैं देख रहा था। आई एम श्योर वो बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि किस जन्नत में उनका घर था, उन्हें रहना नसीब हुआ था। फिर मैंने दूर सेबों के बगीचों के बीच बनी एक बड़ी आलीशान महलनुमा इमारत की ओर इशारा करते हुए उनसे पूछा कि चौहान जी, वो घर किसका है? बहुत शानदार है। उन्होंने बताया कि वो वहां के पुराने शाही परिवार की हवेली है, बहुत पुरानी, आर्किटेक्चरल मास्टरपीस। फिर उनको नीचे से किसी ने आवाज दी और वो नीचे चले गए, ये कहते हुए कि थोड़ी देर में आता हूं। मैं फिर से अकेला हो गया, पर पहली बार या कहिए बहुत टाइम बाद मुझे अकेला होना बहुत अच्छा लग रहा था। वहां बैठे मेरा ध्यान फिर उस पुरानी पर बहुत अच्छी कंडीशन में दिख रही बड़ी हवेली की तरफ गया। मैंने नोट किया कि वो हवेली बंद या अबेंडन्ड नहीं थी। दूर से ही सही साफ दिख रहा था कि वो ऑक्यूपाइड थी, उसमें कोई रहता था। मैंने देखा कि कुर्ते पजामे में एक व्यक्ति उस हवेली की बालकनी में खड़ा था और ऊपर से नीचे अपने ऑर्चर्ड्स को शायद देख रहा था। वो कौन था, उसका चेहरा वगैरह इतनी दूर से क्लियर नहीं था। एक और आदमी उसी बालकनी के दूसरे किनारे पर मेरी तरह बड़े रिलैक्स्ड पोज में एक रिलैक्सिंग चेयर में बैठा था। एक हाथ में शायद कुछ पकड़ा हुआ था, जैसे कोई गिलास, और शायद कुछ खा भी रहा था बीच बीच में। दूर से मैंने देखा कि कुछ बच्चे कभी कभार हवेली के एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जा रहे थे। मुझे 2-3 लेडीज भी दिखी हवेली में, ट्रेडिशनल ड्रेस में, जो बीच बीच में इधर उधर आ जा भी रही थी। यही नहीं, हवेली के पास से गुजरते हुए लोगों में से कई रुक कर ऐसा दिख रहा था कि ऊपर हवेली में बैठे खड़े जेंट्स को ग्रीट कर रहे थे और वो भी ऊपर से ऐसा दिखा वापस रिस्पॉन्ड कर रहे थे। कुछ कह भी रहे थे जिसे क्लियर सुन पाना, समझ पाना मेरे लिए उतनी दूरी से पॉसिबल नहीं था। थोड़ी अशिष्टता थी, पर मैं वहीं बैठा काफी देर तक उन लोगों को, उस परिवार को देखता रहा, ऑब्जर्व करता रहा, बीच बीच में उस सारे इलाके की खूबसूरती निहारता। मेरा एकांत
फिर दोबारा टूटा जब चौहान जी वापस ऊपर आए और सामने की चेयर पर दोबारा बैठते हुए बोले कि क्या देख रहे हैं इतनी गौर से जगमोहन जी। आई स्माइल्ड और उस हवेली की ओर इशारा करते हुए बोला, चौहान जी, उस राजसी परिवार के वंशजों की लाइफ देखकर बड़ा रश्क हो रहा है। क्या लाइफ है इनकी। मैं तो 3 दिनों के लिए छुट्टी लेकर पैसा खर्च कर यहाँ ठहरा हूँ, चंद घंटों की खुशी के लिए, पर ये सब यही है, हमेशा से, हमेशा के लिए। क्या शानदार हवेली है, एक तरह से महल ही है। आराम से बैठे हैं, खा पी रहे हैं, नौकर चाकर आसपास ही होंगे, नीचे ऑर्चर्ड्स में कारिंदे काम कर रहे हैं, बच्चे भी कितने खुश हैं। साइड में वहां पर शायद सर्वेंट क्वार्टर्स हैं जो खुद भी कम छोटे नहीं हैं, सेम शैली में बने हैं। ऑल इन ऑल आई सेड, जन्नत की लाइफ है इन लोगों के नसीब में। जबकि बाकी दुनिया में, शहरों, नगरों, महानगरों में जनता छोटे छोटे मकानों, फ्लैट्स में कैद, जिंदगी की जद्दोजहद में खुद खर्च हो रही है, इस असली जिंदगी से महरूम। मैं बहुत पैशन से अनजाने में ये सब कह गया, बिना ज्यादा सोचे। बट आई गॉट अ शॉक जब मेरी बात सुनते सुनते चौहान जी ठहाका मारकर जोर से हंस पड़े और फिर काफी देर तक हंसते ही गए। मैं सकपका गया। मेरे मन में आया कि मैंने पता नहीं ऐसा क्या कह दिया जो चौहान जी इतना हंस पड़े। जब धीरे धीरे चौहान जी की हंसी उनके काबू में आई तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ चौहान जी, आप हंसे क्यों। बची हुई हंसी को रोकते हुए मुझसे माफी मांगते हुए चौहान जी मुस्कुराते हुए बोले, जगमोहन जी, वो सब लोग जिन्हें आप हवेली में देख रहे हैं वो उस राज परिवार के नहीं हैं। वो सारे उन दो पुराने सर्वेंट परिवारों के हैं जो इस हवेली के कई सालों से केयर टेकर हैं। राज परिवार का कोई भी यहाँ नहीं रहता। उनका एक बच्चा मुंबई में है, एक ऑस्ट्रेलिया और एक यूएस में। खुद बुजुर्ग शाही दंपत्ति, राजा के वंशज भी यूएस वाले बेटे के साथ ही वहां रहते हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती इसलिए वो मोस्टली यूएस ही रहते हैं। चौहान जी ने बताया कि सभी बच्चे एक एक करके विदेश या बड़े शहरों में गए तो वहाँ की लाइफस्टाइल की वजह से वहीं सेटल हो गए, वहीं कारोबार जमा लिया उन्होंने। हालांकि वहाँ उन्हें राजसी कोई नहीं मानता, पर वहाँ सेटल होने के बाद बच्चे, पोते नाती वहीं पैदा होने के बाद वो सभी अब यहाँ वापस आ नहीं पाते। कभी कभार साल में एक आध बार यहाँ आते हैं, वो भी इकट्ठे कम ही आते हैं, ही टोल्ड मी। कभी कोई आता है, कभी कोई, टुकड़ों में आते हैं अगर आए, एक तरह से छुट्टियां मनाने। हफ्ता 2 हफ्ता यहाँ रहते हैं फिर चले जाते हैं। कोविड के टाइम पर चौहान जी ने बताया कि कोई भी 1.5-2 साल तक नहीं आया। ही टोल्ड मी दैट ये दोनों सर्वेंट परिवार ही सब बगीचे और एस्टेट संभालते हैं, करोड़ों की फसल की खुद ही देखभाल करते हैं, उसे मंडी में भेजते हैं और पैसा जो मिलता है वो बाहर भेजते हैं। हिसाब किताब भी मोस्टली जुबानी ही होता है। चौहान जी बोले कि हवेली के 90% कमरों की चाबी इन्हीं के पास है, साफ सफाई और मेंटेनेंस के लिए। ही सेड, अक्सर हमने देखा है कि सर्वेंट परिवार उन्हीं कमरों में उठता बैठता और सोता है, उसी किचन में खाना बनाते हैं, वहीं डाइनिंग टेबल्स पर खाना खाते हैं। जब कभी भी रॉयल फैमिली से किसी ने आना होता है, इन्हें पहले पता होता है। वो आने से पहले फोन कर देते हैं साफ सफाई के लिए, ड्राइवर गाड़ी के साथ दिल्ली मंगवा लेते हैं। उन दिनों हफ्तों में ये सर्वेंट फैमिलीज अपने सर्वेंट क्वार्टर्स में चले जाते हैं, वहीं रहते हैं, सोते हैं। बाकी समय तो चौहान जी बोले, हमने इन सबको हवेली में ही रहते देखा है, जैसा आज आप देख रहे हैं। चौहान जी ने बताया कि एक सर्वेंट ने खुद एक बार उन्हें बताया था कि शाही परिवार के अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के घर फोटोज में यहाँ के सर्वेंट एनेक्सिस से छोटे या बराबर साइज के हैं, भले वहां के बड़े शहरों में हो। ये सब सुनते मेरी क्या हालत हुई होगी आप समझ सकते हैं। चौहान जी ने बताया, सारा इलाका इन दो सर्वेंट फैमिलीज को ही अब मजाक मजाक में राजसी परिवार कहता है। असली वाले तो साल में कुछ दिनों के ही राजसी होते हैं। चौहान जी बोले कि सर्वेंट्स के जो बच्चे यहीं पैदा हुए वो 10-20 सालों से इसी हवेली में रहते रहते अब इसी को अपनी हकीकत मानने लगे हैं। उनके तेवर भी अब वैसे ही हैं। जब जब राजसी परिवार आता है इन बच्चों को एनेक्सी में रहना बहुत बुरा लगता है। ये सब बोलकर चौहान जी चुप हो गए। उनको फिर से नीचे से आवाज लगी और वो उठकर चले गए। मैं फिर अकेला हो गया। मैंने हवेली की ओर मुंह किया और गौर से फिर देखा वहां जो जो भी मौजूद था। कुर्सी पर अभी भी वो व्यक्ति शान से बैठा था, हाथ में ग्लास पकड़े। बालकोनी में दूसरी तरफ खड़ा पर्सन अब पहले वाले के सामने आकर कुर्सी पर बैठ गया था। घर की एक लेडी उसके लिए भी ट्रे में कुछ ले आई थी।
सब नज़ारा अभी भी वैसा ही था, पर मेरी नज़र अब बदल चुकी थी। मेरे माइंड में एक विचार बहुत ज़बरदस्त खलबली मचा रहा था, और वो ये कि इतना सब होते हुए भी वो सारा राजसी परिवार किस भटकन में दुनिया में तितर-बितर हो गया था? वहाँ क्या ढूँढ रहा था? क्या उनकी अगली पुश्तें यहाँ कभी लौटेंगी? फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्या ये सिर्फ़ राजसी घरानों की हकीकत है? क्या ये लाइफ़ सिचुएशन सिर्फ़ उनकी लाइफ़ सिचुएशन है, रियलिटी है? हम सबने भी तो जो-जो भी लाइफ़ में कमाया है, इकट्ठा किया है, सेव, मल्टीप्लाई किया है, बनाया, संजोया, जीता, चुराया है, जो-जो भी हमारे पास है, क्या हम उसको एन्जॉय कर रहे हैं? हमारे पास जो ऑलरेडी है, क्या हमने उससे जस्टिस किया? दुनिया हमारी अचीवमेंट्स देखकर रश्क कर रही है और हम कहीं और ही भटक रहे हैं। What's the benefit of having something if your situation is no different from what it was when you didn't have it? किसी फ़ायदे का क्या फ़ायदा अगर आपकी वही स्थिति है जो उस फ़ायदे के बिना थी? ये कौन-सी भूख है जो आउट ऑफ कंट्रोल है, या कन्फ्यूज़्ड है कि वो असल में किस चीज़ की भूख है? सिर्फ़ भूख की भूख होना तो एक अनजाने डर की एक मानसिक स्थिति भर है। कहीं तो किसी स्थिति में तो हमें फाइनली खुश, सैटिस्फाई हो जाना चाहिए। और बहुत मुमकिन है कि हमारी धरोहर का पीछे कोई केयर टेकर भी ना हो। उसे पीछे से कोई और भी एन्जॉय ना कर रहा हो। कोई तो करता, अगर हम नहीं। बहुत मुमकिन है उस सब पर पीछे या हमारे ठीक सामने काई जम रही हो। 2 दिन बाद जब मैं वहाँ से वापस चला, माइंड बहुत रिलैक्स था। मैंने ठान लिया था कि मैं फिर से खंगालूँगा कि मेरे पास, मेरे घर में, मेरी लाइफ़ में ऐसा क्या-क्या था, है, बेशकीमती, किसी भी सेंस में, जो आँखों के सामने होकर भी, पास होकर भी मुझसे दूर था, खो सा गया था। आई हैड डिसाइडेड कि मैं अपनी सब होड़ों, अपने सब मंसूबों, सब लाइफ़ प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करूँगा, रुक कर, मुड़ कर देखूँगा। हम सब अपनी जगह एक राजा हैं, अपनी यूनिक धरोहर के मालिक, पर फिर भी उस सब को छोड़कर कहीं उलझे हुए हैं। बागे फिरदौस यानी जन्नत का बाग हमारी तलाश में है, और हम किसी और ही मृग तृष्णा के पीछे हैं। रुक कर सोचने की जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।